ओके तो आज मैं कोई सादा ऑमलेट नहीं बनाऊंगा भाई। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं धुरंधर 2 द रिवेंज के अनकट वर्जन का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन। इस पूरे तहलका ऑमलेट वाली ब्रेकडाउन जर्नी में हम बात करेंगे एक एक हिडन डिटेल और आदित्य धर की पीक लेवल डिटेलिंग पर। और मजे की बात तो ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इस वीडियो को कहाँ पे खत्म करूंगा। एकदम फुर्सत से गौर से बात करेंगे। ओह सॉरी, फुर्सत से बात करेंगे, गौर से तुम सुनना। लेकिन जहाँ पर भी ये वीडियो एंड होगी वहां से हमारे रियल धुरंधर ने पार्ट 1 में जो हमें हिंट्स दी हैं उन पर एक अलग सेगमेंट में बात होगी इस वीडियो के एंड में। लेकिन फिलहाल के लिए लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। अब देखो, मूवी के क्रेडिट्स रोल होने के बाद जो पहली चीज हमें स्क्रीन पर दिखती है वो है भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47 का ये श्लोक। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फला हेतुर भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक हमारे उन जवानों और उन अननोन एजेंट्स के लिए एकदम फिट बैठता है जिन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें कोई फेम या कोई मेडल नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी वो अपने कर्म को अपना धर्म मानकर अपनी देशभक्ति बड़े अच्छे से निभाते हैं। तो उन्हीं को डेडिकेटेड किया है आदित्य धर ने ये श्लोक। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक का इससे ज्यादा भी मीनिंग है। ये श्लोक और भी ज्यादा डीप मीनिंग रखता है। स्पेशली इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है यहाँ पर इस श्लोक के नीचे, वो मूवी के कोर थीम्स और कैरेक्टर्स के मोटिवेशन से डीपली रिजेंबल करता है। और ये ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है। योर ड्यूटी इज टू अपहोल्ड धर्मा, नेवर टू क्लेम द रिवॉर्ड, लेट नॉट द प्रॉमिस ऑफ विक्ट्री गाइड यू, द बैटलफील्ड समन्स, बी रिलेंटलेस इन एक्शन। अब देखो, ये तो तुम समझ ही पा रहे होंगे कि इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में आदित्य धर ने इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज क्यों किया है। इस एक सिंगल श्लोक से अपनी पूरी पिक्चर की फिलोसफी का एक ब्रिलियंट मास्टर रेफरेंस सेट किया है। अब ये आदित्य धर ने कैसे किया है, आओ एक एक लाइन का डीप में एक्सप्लेनेशन देता हूँ मूवी के कॉन्टेक्स्ट में, उसके कैरेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में। फर्स्ट लाइन, योर ड्यूटी इज टू अपहोल्ड धर्मा। यहाँ जसकीरत हमारे महाभारत का अर्जुन है और उसके कृष्ण है मिस्टर अजय सैन्याल। अगर तुम इस सीन को देखोगे यहाँ पर ध्यान से, जिसका की एक्सप्लेनेशन मैं आगे देने वाला हूँ, अजय सैन्याल जसकीरत को ये मिशन सिर्फ एक नॉर्मल इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह नहीं, बल्कि उसे उसका धर्म, उसे उसका कर्तव्य याद दिलाते हुए प्रेजेंट करते हैं ये पूरा मिशन उसके सामने। अब सेकंड लाइन, नेवर टू क्लेम द रिवॉर्ड। अगर तुमने मूवी का क्लाइमैक्स देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर जसकीरत अपना पूरा मिशन कंप्लीट करने के बाद भी अपने परिवार, अपनी माँ से मिलने तक की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसके सामने उसका वॉयलेंट पास्ट आकर खड़ा हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है बलिदान परमो धर्म। और बलिदान का मतलब ही यही होता है कि रिवॉर्ड को ना पाना। और अब थर्ड लाइन, लेट नॉट द प्रॉमिस ऑफ विक्ट्री गाइड यू। ये लाइन मेजर इकबाल के कैरेक्टर आर्क पर परफेक्ट फिट बैठती है। मेजर इकबाल विक्ट्री और पावर के नशे में अंधा था, जो उसके गजवाए हिंद जैसे शब्दों में झलकता भी है। पर श्लोक कहता है कि जब आप सिर्फ जीत के पीछे भागते हो और अधर्म करते हो तो आपका कर्मा आपके पास वापस लौटता है आपके अंत के रूप में। और मेजर इकबाल का वही कर्मा है जसकीरत। एंड द आयरनी इज, उसे रिक्रूट किया है कृष्णा जी ने, ओ अजय सैन्याल ने, एक ही बात है। एंड द फोर्थ लाइन, द बैटलफील्ड समन्स। अब एट दैट वन पॉइंट ये पूरा कराची ही जसकीरत के लिए कुरुक्षेत्र बन जाता है। 26/11 देखने के बाद हमजा, जो रहमान डकैत से कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच फील कर रहा था, वो अपनी उस अटैचमेंट को छोड़कर उसे मारने के लिए शस्त्र उठा ही लेता है। जैसे अर्जुन के सामने उसके अपने थे पर वो अधर्म के मार्ग पर थे, इसलिए उनका अंत करना ही अर्जुन का धर्म था। और जो लोग अमन की आशा वाली लाला लैंड वाली दुनिया में रहते हैं, उन्हें आदित्य धर ने इस श्लोक के थ्रू इनडायरेक्टली मूवी का सार समझाया है। और अब इसी लाइन को कंटिन्यू करते एक फ्रेज आता है, बी रिलेंटलेस इन एक्शन। ये लाइन यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव से तो जसकीरत के ऊपर भी लागू होती है कि यहाँ पर वो कुरुक्षेत्र में यानी कि कराची के अंदर उसे रिलेंटलेस होकर ही एक्शन लेना होगा। और ये स्पेसिफिक लाइन अजय सैन्याल की आइडियोलॉजी को भी दिखाती है, जहाँ देश की सुरक्षा के लिए रिलेंटलेस एक्शन लेना ही सबसे बड़ा धर्म है उनके लिए। एक श्लोक में अपनी पूरी मूवी के सोल को समझा देना, कोई इनसे सीखे, आदित्य धर से सीखे।
और अब ब्रेकडाउन में आगे बढ़े तो यहाँ पर मूवी का पहला विजुअल हमारे सामने आता है जो कि एक इमोशनल सेटअप है। एक्चुअल मूवी जो चैप्टर्स के साथ शुरू होती है उससे पहले ये सिर्फ 40 सेकंड का सीन है विदाउट एनी डायलॉग्स, पर ये 40 सेकंड सबकॉन्शियसली ऑडियंस को हमजा के सभी इमोशनल सीन्स और यहाँ पर इसके तुरंत बाद आने वाला जसकीरत का वो पूरा घर वाला मैसेकर वाला सीन उससे इतना कन्विंसिंगली कनेक्ट कर देता है कि आप हिल जाओगे। पर इस सीन का इतना इम्पैक्टफुल होने के पीछे का रीजन रणवीर सिंह और यहाँ पर इनके कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की पीक डिटेलिंग है। तो सबसे पहले तो रणवीर सिंह की एज 21 ईयर ओल्ड जसकीरत के रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखो। ही इज लिटरली लिविंग द कैरेक्टर भाई। अगर ऐसे ही किसी सिमिलर परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल लेना हो जहाँ एक्टर अपने से कम उम्र के कैरेक्टर को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इतना परफेक्टली प्ले कर रहा है तो 3 इडियट्स में आमिर खान एज रेंचो का कैरेक्टर यहाँ पर इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। आमिर खान वॉज लिटरली 44 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही प्लेड रेंचो। पर यहाँ पर रेंचो और जसकीरत के कैरेक्टर के बीच में भी हमें यहाँ पर कुछ सटल नुआंसेस देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट है। जसकीरत एक आर्मी ट्रेंड विलेज बॉय है और उसके कैमरे के सामने खड़े होने का पोस्चर देखो, सीना बाहर, मुट्ठी बंद और एकदम स्ट्रेट। और यहाँ तक कि तुम जसकीरत के पिताजी यानी कि अर्जुन सिंह तक को नोटिस करोगे तो उनका एक हाथ यहाँ पर अपनी बीवी के कंधे पर है तो दूसरा हाथ फ्री है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुट्ठी बंद कर रखी है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आर्मी ट्रेनिंग के दौरान ये छोटी छोटी हैबिट्स लग जाती है यहाँ पर लोगों को। और पता नहीं ये किसका आइडिया था, रणवीर या फिर आदित्य धर का, लेकिन इतनी माइक्रो लेवल चीजों तक का ध्यान रखा गया है इस सीन में। और दोनों बाप बेटे के हाथ में आप कड़ा नोटिस कर सकते हो जो कि पंजाब में बहुत कॉमन है। यहाँ तक कि रियलिज्म को मेंटेन करने के लिए रणवीर के कॉस्ट्यूम पर स्वेटिंग तक दिखाई गई है। और फिर बोलते हैं कि धुरंधर मूवी इतनी ग्राउंडेड और इतनी रियलिस्टिक कैसे फील होती है ऐसे। और अब इस सीन के बाद आता है चैप्टर 1 अ बर्न्ट मेमोरी। इस चैप्टर का ये जो सीन है वहां पर मैंने कई सारी राइटिंग डिटेल्स को नोटिस किया है जिसका कि ब्रेकडाउन में करता हूं। तो चलो, इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लोकेशन दिखाई जाती है, चाकिया कॉलोनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। यहाँ पर एक कमाल की डिटेल है, सिटी का नाम अभी प्रेजेंट में प्रयागराज है जो अक्टूबर 16, 2018 को चेंज हुआ था। पर मूवी में ये सीन यहाँ पर जनवरी 2000 का चल रहा है, इसलिए स्क्रीन पर इलाहाबाद लिखा आता है। और फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अतीक अहमद से, जिनका की नाम मूवी में बदलकर आतिफ अहमद रख दिया है, जैसे कि हमको तो पता ही नहीं चलेगा है आदित्य भाई। और अब यहाँ पर देखो कैसी स्मार्ट राइटिंग है। इनको यहाँ पर इस कन्वर्सेशन में नेपाल बॉर्डर वाली बात को स्टैब्लिश करना था। तो यहाँ पर पिंडा कहता है कि पंजाब में माल आ ही कहाँ रहा है, अब पंजाब में माल आ ही कहाँ रहा है जी अब, जिससे राइटर ने बहुत स्मार्टली नेपाल बॉर्डर वाली स्मगलिंग लाइन से डायलॉग के थ्रू सेटअप कर दिया। और ये जो डायलॉग बोला है नेपाल बॉर्डर वाला आतिफ अहमद ने, उसका एक्सक्यूज क्या दिया कि उसके पास यहाँ पर जो पिंडा की लिस्ट है उसमें से 2 चीजें नहीं है। इसमें से 2 आइटम नहीं है हमारे पास। अगले महीने की 9 तारीख को आएगा नेपाल बॉर्डर से। नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फ्रेक करेंसी इंडिया घुस चुका था। That's called स्मार्ट राइटिंग। और आगे जाके यहाँ पर जो पिंडा है वो ड्रग के बिजनेस में जाने वाला है और उनका यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है आतिफ के साथ। इसको भी एक ही डायलॉग के थ्रू सेटअप कर दिया, जहाँ पर कि पिंडा जब पहली बार आतिफ से मिलता है तब यहाँ पर वो उसके पैर छूते हुए ये बोलता है कि घुटने ठीक है जी आपके, हाल चाल ने पैर पहनने घुटने ठीक है आपके। अब इसके बाद पिंडा और जसकीरत सारा सामान लेके पठानकोट के लिए निकलते हैं ट्रेन में। अब इस ट्रेन में ये जो सीन है इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर पिंडा के कैरेक्टर को लेकर एक सटल डिटेल डालने के लिए आदित्य धर ने इस सीन को रखा। और वो सीन है कि जब यहाँ पर पिंडा जसकीरत के हाथ से वो बैग लेकर, जो कि वो ऐसे जकड़ कर बैठा होता है, उससे जबरदस्ती वो बैग लेकर ऊपर रख देता है एकदम कैजुअली, जिससे कि किसी को शक ना हो। और ये दिखाता है कि यहाँ पर पिंडा का आना जाना लगा रहता है यहाँ पर इस डीलिंग में। और इसी वजह से तो आगे वो सीन भी आता है जहाँ पर कि जसकीरत अपनी बहन जसलीन से ये कहता है, शादी की उम्र तक ही सीधी लाइन पे नहीं आया ना तो कुंवारी रह जा। और जसकीरत का उस बैग को इस तरीके से जकड़ कर बैठना ये दिखाता है कि जसकीरत इन सारी बुरी चीजों से कितना ज्यादा दूर है और वो पहली बार ये चीज कर रहा है। और यही ट्रेन में जसकीरत एक माँ बेटे की तरफ देखता है, ये इमोशनल हुक है जिससे कि हम जसकीरत के साथ डीपली कनेक्ट करते हैं। और आदित्य धर ने इस पूरी धुरंधर सागा के अंदर इसी सीन को 3 बार यूज किया है।
इसी सीन को नहीं, ऐसे ही सिमिलर सीन को डिफरेंट लोकेशंस पर यूज किया है जसकीरत और यहाँ पर हमजा के साथ। ओके, तो अब जसकीरत और पिंडा पहुंचते हैं एमएलए सुखविंदर के घर के बाहर। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर मसैकर के सिर्फ 1 मिनट पहले। तो इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब जसकीरत रेडी हो रहा होता है तब वो यहाँ पर एक साथ 2 मैगजीन्स को एक टेप से बांधता है ताकि टैक्टिकल रीलोड फास्ट किया जा सके, और वो यही रीलोड एग्जैक्टली इस सीन में करता भी है। और अब मैं तुमको एक फैक्ट बताता हूँ। सिनेमैटिक लैंग्वेज में एक टर्म होती है डाइजेटिक साउंड या फिर म्यूजिक। इसका मतलब होता है कि जब मूवी के अंदर किसी साउंड या सॉन्ग का सोर्स सीन में फिजिकली मौजूद हो या इम्प्लाइड हो, जैसे रेडियो, फोन या स्पीकर, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इस पूरे सीन में आरी आरी सॉन्ग को स्टार्ट करने के लिए इसी डाइजेटिक टेक्निक का यूज हुआ है। अब एक सवाल है मेरा, ये मसैकर सीन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल क्यों लगता है? सिर्फ अच्छी एक्शन कोरियोग्राफी की वजह से? वो तो आप एक अच्छे स्टंट डायरेक्टर को हायर करके किसी भी मूवी में कर सकते हो, पर जो हैवी इमोशनल वेट हमें यहाँ फील होता है उसका रीजन कैरेक्टर्स के आपसी रिलेशन है। समझाता हूँ कैसे। देखो, जब जसकीरत एमएलए को मारने के लिए उसके रूम में घुसता है ना, तब यहाँ पर एमएलए की जो वाइफ होती है वो जसकीरत को उसके पेट नेम से बुलाती है। और जसकीरत भी उन सारे लोगों को पर्सनली जानता है और सबको नाम ले लेकर पुकारता है। स्टिल वो उनको बड़ी ही बेरहमी से मारता है। और मरने वाले सारे लोग भी आपस में भाई कजन ही हैं, जैसे बंटी जो एमएलए का लड़का है और जिसकी शादी हो चुकी है, जैसा कि इस सीन की शुरुआत में खुद एमएलए ने ही बोला था, अगर तुमने नोटिस किया हो तो। भाई बंटी का ब्याह हो गया। और इस मसैकर सीन के एंड में हमें ये भी पता चलता है कि जसकीरत इन सारे लोगों को, इन सारे आदमियों को, मर्दों को जो मार रहा है वो उसके बचपन के दोस्त है, उनमें से कई। बचपन में खेलते थे यार यार। और इसीलिए जब हमें यहाँ पर किसी के मरने पर हमें दूसरे कैरेक्टर का इंस्टेंट और रॉ रिएक्शन देखने को मिलता है, तब हम उस डेथ का इमोशनल वेट फील कर पाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन और रीसेंट एग्जांपल है मूवी किल। उसमें भी सारे डाकू आपस में कजन ब्रदर्स ही होते हैं, इसलिए जब अमृत उन्हें एक एक करके ब्रूटली मारता है तो वो मौत वेस्ट फील नहीं होती ऐसे। और हाँ, यहाँ पर जसकीरत की तरह ही वो भी किसी अपने की मौत का बदला लेने के लिए ही उन्हें मार रहा था, तो एक और लेयर ऐड हो जाती है। क्योंकि भले ही वो घटिया लोग हैं वो सारे डाकू, पर उनके पीछे रोने वाला कोई है वहाँ मौजूद। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब यहाँ टीटू जो यहाँ पर जसकीरत की बहन की लोकेशन बताता है, राइटर ने उसे किसी वोक अर्बन कैरेक्टर की तरह टीटू के मुंह से पंप हाउस नहीं बुलवाया। जैसे कोर्ट में ये फीमेल वकील यहाँ पर पंप हाउस कहकर ही एड्रेस करती है उस जगह को, लेकिन यहाँ पर जो टीटू है वो उस पंप हाउस का नाम बताता है टिल्लू पंप। और ये चीज काफी कॉमन होती है कि यहाँ पर गाँव देहात में लोग यहाँ पर किसी भी जगह को इतना इंग्लिश फैंसी वर्ड्स के साथ नहीं बोलते, बल्कि वो उसे कोई पर्सनल आइडेंटिटी दे देते हैं। अब इससे एक चीज तो काफी क्लियर हो जाती है कि मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धूल मिट्टी दिखाने से मूवी ग्राउंडेड फील नहीं होती, बल्कि मूवी के कैरेक्टर्स जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह के डायलेक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि उस जगह की ऑथेंटिसिटी को फील करवाया जा सके पर्दे पर। और अब इस पूरे घर वाले मसैकर के बाद जसकीरत को जेल हो जाती है और यहाँ तक की फांसी भी। फिर जसकीरत को नाभा सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया जा रहा होता है, तब पुलिस पर एक अटैक होता है, पर इस अटैक में कोई भी पुलिस वाला मरता नहीं है, अगर तुम नोटिस करो, बिकॉज वी ऑल नो कि इज कम्प्लीटली स्टेज्ड एंड प्लान्ड। और ऐसा हमें एक और सीन से हिंट मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इस सीन के अंदर देखो ये पाजी चिल्ला कर बोल रहे हैं कि बंद करो यार, चला गया वो, बंद करो, चले जाओ। अब हम सब जानते हैं कि ये सारा प्लान था अजय सन्याल का। अब ये जो पूरा सीन है ना, जहाँ पर कि अजय सन्याल जसकीरत को इस मिशन के लिए रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब यहाँ पर कैसे जसकीरत को मनाने के लिए वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं जसकीरत के साथ, उसको समझाता हूँ। इससे आपको समझ में आएगा कि किसी के ट्रिगर पॉइंट्स को समझकर उसे एफर्टलेसली कैसे मैनिपुलेट या फिर अपनी तरफ किया जाता है। भाई ये सिंपल सा सीन इतना ब्रिलियंटली रिटर्न है कि लगता है सच में कोई हाई लेवल रॉ ऑफिशियल्स की बातें हो रही हैं यहाँ पर। अब इस सीन में जो अजय सन्याल के असिस्टेंट है यानी कि सुशांत बंसल, उनको देखो कि वो कैसे जसकीरत से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सुशांत बंसल जसकीरत के साथ एम्पैथी की बात करते हैं। ही यूजेस द वर्ड एम्पैथी नॉट सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है तरस खाना, जबकि एम्पैथी का मतलब होता है सामने वाले के इमोशन को अंदर से फील करना, अपने आप को सामने वाले की सिचुएशन में रख कर देखना। और सुशांत बंसल की ये एम्पैथी वाली बात को उनकी जो अगली लाइन है वो जसकीरत के सामने क्लियर और उनके मीनिंग को एकदम सटीक तरीके से रख भी देती है। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता।
और अब इसके बाद जो जसकीरत रिप्लाई करता है उसके अंदर जो एक वर्ड है ना, ईंधन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है। ये भी प्लान्ड है, क्योंकि अगर तुमने नोटिस ना किया हो तो मैं तुमको बता देता हूँ कि अजय सन्याल नीचे ये सारी चीजें सुन रहे हैं पहले जसकीरत के माइंडसेट को समझने के लिए। अब तुम कहोगे कि ये कैसे, तो जसकीरत के ये ईंधन वाली बात बोलने के बाद अजय सन्याल आते हैं ना ऊपर, और फिर कन्वर्सेशन के बीच में जसकीरत ये ईंधन वर्ड फिर से यूज ही नहीं करता, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर कन्वर्सेशन के एक सेंटेंस पहले अजय सन्याल जसकीरत को क्या कहते हैं। तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। एंड दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट पार्ट। देखो कि कैसे यहाँ पर अजय सन्याल जसकीरत की पर्सनल बिलीव्स को यूज करते हैं। जसकीरत के साथ जो भी बुरा हुआ है, इस देश ने जैसे यहाँ पर उसकी जिंदगी को बर्बाद किया है, ये सारी बातें जब जसकीरत पूरी करता है, अजय सन्याल डिसअपॉइंटेड लुक देते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। पर जैसे ही जसकीरत वाहे गुरु का नाम लेता है कि मैं उनके पास जाकर रोना चाहता हूँ, और मैं बस अपने वाहिगुरु को जाना चाहता ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रोना चाहता ना। अजय सन्याल को एक मौका दिखता है, वो उसे गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी की ये लाइन सुनाते हैं। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबो न चड्डे खेत। इसका मतलब है जो सच और इनोसेंट्स के लिए लड़ता है, भले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर वो कभी अपना खेत यानी अपना धर्म, अपना कर्तव्य नहीं भूलता। ये सीन मुझे पर्सनली ग्रेट इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी पेट्रियोटिज्म की बातें करके या देश की महानता गाकर मोटिवेशन देने की जगह अजय सन्याल जसकीरत के पर्सनल एंड रिलीजियस बिलीफ को हिट करके उसे मोटिवेट करते हैं। इतनी नुआंस्ड और साइकोलॉजिकल कन्वर्सेशंस एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में दिखाता है कि आदित्य दर की राइटिंग प्रिपरेशन कितनी तगड़ी है। और अब आगे का यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पर सुशांत बंसल जसकीरत के घर पैसे पहुंचे या नहीं ये कंफर्म करने के लिए उसके घर पे कॉल करते हैं। तब आप उनकी लैंग्वेज में क्लियर टोनल शिफ्ट नोटिस कर सकते हो। एकदम से ही अलग बैंकिंग प्रोफेशनल का एक्सेंट आ जाता है उनके बात करने के तरीके में। दिस इज हाउ यू शुड शो एन इंटेलिजेंस एजेंसी वायरएफ। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? बताता हूँ, पहले ये देखो। सेफ हाउस का लोकेशन व्हाट्सएप कर देना। खुफिया इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप में नहीं मंगवाते बेटा। और अब आई थिंक कि हमें यहाँ पर अगले पार्ट, इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए सीन बाय सीन ब्रेकडाउन को यहीं पर थामना होगा। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि अपने रियल धुरंधर के लिए वीडियो में एक अलग सेगमेंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द कुकिंग अगेन फॉर अवर रियल धुरंधर। तो अब धुरंधर पार्ट 1 में ये जो मिस्टीरियस स्टेयर है ना जमील जमाली का टुवर्ड्स हमजा, दिस इज टोटली मेक सेंस नाउ। अब जमील जमाली के लिए गए हर एक्शन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल गया है धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज के एंड वाले ट्विस्ट के बाद। जब तुम सालों से किसी चीज में हो और तुम्हारा जूनियर तुमसे बेहतर काम तो कर जाए पर उससे एक मिस्टेक हो जाए, तो तुम कुछ ऐसी स्माइल पास करोगे उससे। क्योंकि जमाली का इलेक्शन के पहले रहमान डकैत को अपनी बेटी की मौत का बदला बाबू डकैत से लेने से रोकना, ओवरऑल बोले तो लियारी की पब्लिक के सामने इलेक्शन के जस्ट पहले एक वायलेंट एक्ट को ना होने देना, ये उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया था। वी ऑल नो राइट। बट यहाँ पर एक और लेयर ऐड हो जाता है। ये अपनी सत्ता के लिए तो कर ही रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली ये अपने मिशन को बचाने के लिए भी कर रहा था। लेकिन जो अभी अभी आए हैं उनके जूनियर, उन्होंने यहाँ पर उसके प्लान को मात दे दी और वैसे इलेक्शन हारे तो नहीं, पर मिस्टेक ये हो गई कि रहमान की मुलाकात हो गई खनानी ब्रदर्स से, जिन्होंने रहमान के जहन में यहाँ पर सियासत में आने की बात डाल दी और इनके थ्रू रहमान डकैत सीधा मेजर इकबाल से जाकर भी मिल गया, और जिससे जमील जमाली को अपना मिशन खतरे में नजर आने लगा। बट यू आर द मास्टर ऑफ द गेम, यू नो कि कब कौन सी चाल चलनी है। तुम्हें चिराग घिसना है और उसमें से जिन को बाहर निकालना है जो कि तुम्हारे लिए अननोइंगली काम करेगा। और ये जमाली ने किया रहमान को निपटाने के लिए, ताकि वो 26/11 में यूज होने वाले हथियार मुहैया ना करवा सके मेजर इकबाल को। और जब तुम्हारा जूनियर, तुम्हारी ही बेटी जिसका कि फोन तुमने ही यहाँ पर उसके आगे फेंका था, जानबूझकर उसी को मोहरा बना के तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दे, यानी रहमान को तुम्हारे जिन से बचा के लियारी की गद्दी पे बिठा दे, यानी तुम्हारे सामने उसे इलेक्शन जितवा दे, तब उस टाइम पर तो पहले तुम उसे कंफ्यूजन भरी नजरों से देखोगे कि यार भाई करना क्या चाहते हो यार, तुम मेरी ही टीम में हो ना। और फिर अपना कैरेक्टर प्ले करने के लिए तुम उसे गुस्से वाली नजरों से भी देखोगे। एंड देन नेक्स्ट डे यू फील गुड व्हेन योर जूनियर इनवाइट्स यू ऑन अ चाय। वहाँ तुम फिर से अपना कैरेक्टर प्ले करते हो और फिर जब तुम्हें उसका प्लान समझ में आता है तब तुम्हें लगता है कि अजय ने बंदा तो अच्छा भेजा है यार। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेटा पिलाऊं।
और फिर तुम सोचते हो कि किसी पाकिस्तानी से शादी कराने के बजाय अपने ही देसी लौंडे से शादी करा दी जाए अपनी बेटी की। एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द मिशन, सो व्हाई नॉट। तो अब तुम्हें जमील जमाली के कैरेक्टर आर्क को पूरी तरीके से यहाँ पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। एंड ये भी लिख के बताओ कि यहाँ पर अगला पार्ट तुम्हें कब चाहिए, क्योंकि इसको एडिट करते करते मेरी हालत खराब होने वाली है। और अब मुझे माफ करे जनाब, आगे की बातें नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे, नहीं तो मेरी आंखों का मुस्तकबिल खतरे में आ जाएगा। सोना भी हमें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।